आप सभी का स्वागत है आदित्य 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में। मैंने पिछली कक्षा में 10th क्लास की पॉलिटी पढ़ाया था और पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर मैंने सत्ता के साझेदारी के बारे में बताया था। उसी को मैं आज 5 मिनट में उसको रिवीजन कर देती हूँ, जिससे कि आपको कोरिलेट करने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आ पाएगा। ये श्रीलंका देश है, भारत के दक्षिण में है और इसके उत्तर पूर्वी भाग में तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और इनकी जनसंख्या 18% और यह हिंदू और मुसलमान धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे और सीली 74% सीली भाषा बोलने वाले। मैंने पिछली कक्षा में 10th क्लास की पॉलिटी पढ़ाया था और पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर मैंने सत्ता के साझेदारी के बारे में बताया था। उसी को मैं आज 5 मिनट में उसको रिवीजन कर देती हूँ, जिससे कि आपको कोरिलेट करने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आ पाएगा। ये श्रीलंका देश है, भारत के दक्षिण में है और इसके उत्तर पूर्वी भाग में तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और इनकी जनसंख्या 18% और यह हिंदू और मुसलमान धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे और सीली 74% सीली भाषा बोलने वाले लोग 74% थे और यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ईसाई भी यहाँ थे। ईसाई वो 7% थे और 1948 में जब यह श्रीलंका आज़ाद हो जाता है, तब यहाँ लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव कराया जाता है और चुनाव होने के बाद सीली की बहुसंख्यक होने के कारण यहाँ सीली की ही सरकार बनती है और जब सीली की सरकार बनती है तो 1956 में सीली के सरकार के द्वारा बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म की घोषणा कर दिया जाता है और सीली ये भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दे दी जाती है। बौद्ध धर्म मतलब कि सिर्फ हम जो श्रीलंका की सरकार होगी वह सिर्फ बौद्ध धर्म के उत्थान की बात करेगी कि बौद्ध धर्म में जो भी मंदिर बनाना ये करना सिर्फ इसी की बात करेगी इसकी, और हिंदू और मुसलमान से उसे कोई मतलब नहीं। और यहाँ तक कि उन्होंने यह कह दिया कि जो श्रीलंका में जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे वह सीली भाषा में होंगे और सभी भी जितने उसके बाद ऐसा हुआ कि मान लीजिए ये तमिल लोग बिल्कुल सीली नहीं जानते तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। मान लीजिए कि कोई हिंदू व्यक्ति है और बोल दिया जाए कि सिर्फ उर्दू में एग्ज़ाम होगा, तो वो व्यक्ति तो उर्दू तो एग्ज़ाम दे नहीं पाएगा, तो वो डायरेक्ट रूप से छँट जाएगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ बोला गया कि सीली भाषा में ही एग्ज़ाम होगा, जिसके कारण कि तमिल लोग एग्ज़ाम पास ही नहीं कर पा रहे थे और यह हुआ कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जितनी भी बड़े-बड़े पदवी पर थे, वह सभी सीली लोग ही चुनकर चले गए। यहाँ तक कि तमिल लोग जब भी जाते थे कोई काम कराने बड़े अधिकारी के पास, तो उनकी कोई काम भी नहीं होती थी क्योंकि अधिकांश लोग सीली लोग ही थे। तब 1980 में लिट्टी पार्टी की गठन की गई, जिसे कि लिबरेशन टाइगर्स तमिल ऑफ इलम पार्टी की गठन की, जिसके प्रमुख प्रभाकरन थे। उन्होंने यह कहा कि अब तो ना ही हमारे बच्चे कोई सरकारी नौकरी में या किसी चीज़ में भाग नहीं ले पा रहे, सरकार डायरेक्टली हमको वो छांट रही है, तो अब मेरे पास हम लोग काफ़ी गरीबी स्थिति में आ गए, तो मात्र कमाने का एक साधन है। जो ये सीली लोग हैं, इनके पास ये लोग काफ़ी अमीर पैसा वाले हैं, तो हम तमिल लोग
हम तमिल लोग इस पे हमला करके, चोरी डकैती करके, इसके धन को लूट के और उससे आधुनिकीकरण हथियार खरीदेंगे और हथियार खरीदने के बाद हम अपनी महिलाओं और बच्चों सभी को प्रशिक्षण देंगे कि हथियार कैसे चलाना है, क्योंकि हमारी संख्या काफी कम है, मात्र 18% है और इसीलिए उन्होंने महिलाओं तक को हथियार चलाने सिखाया और धीरे धीरे ये तमिल लोग काफी उनकी स्थिति मजबूत हो गई और यहाँ तक कि वो थाना पर भी हमला कर काफी हथियार जुटा लिए। बॉर्डर से भी, जो बॉर्डर पे जो तोप थे, हेलीकॉप्टर थे, उसको धीरे धीरे अपने कब्जा में करने लगे, जिसके कारण कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और श्रीलंका और जब तमिल में युद्ध होती है तो पता चलता है कि धीरे धीरे श्रीलंका लोग हारने लगते हैं। तब श्रीलंका के व्यक्तियों द्वारा भारत की सरकार से, राजीव गांधी से सहायता मांगी जाती है कि आप हमें सेना दीजिए, नहीं तो ये जो तमिल लोग हैं ये पूरे श्रीलंका को अपने कब्जा में कर लेंगे। तो राजीव तब, लेकिन ये जो तमिल लोग हैं वो कहते हैं कि हम भारतीय ही अधिकतर है, इसीलिए आप सेना नहीं भेजिएगा क्योंकि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम इसे ठीक कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी राजीव गांधी ने सेना भेजा, जिसके कारण कि लिट्टे लोगों को काफी क्रोधित हुए, काफी वह नाराज थे, क्योंकि वह उन्होंने मना किया था और जब वो सेना भेजे तो लिट्टे लोगों की स्थिति काफी कमजोर होने लगी, वह काफी स्थिति दयनीय होने लगी। लिट्टे लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में जब राजीव गांधी आते हैं तब हम उनको देख लेंगे, क्यों? तब 1991 में जब राजीव गांधी दक्षिण भारत में आते हैं, सभा करते हैं, तो वो लिट्टे की महिलाओं के द्वारा वो अपने शरीर में वो बम लगाकर आती है और कहती है कि हम तो मरेंगे लेकिन आपको मार के मरेंगे। अब हम आपको श्रीलंका के एग्जाम उदाहरण के बाद हमारे 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में एक बेल्जियम का उदाहरण दिया है जो सत्ता के साझेदारी का उदाहरण है। सत्ता के विभाजन के बारे में जो बताया था उसका मैंने रिकेप किया। अब मैं एक सत्ता के साझेदारी जो एनसीईआरटी बुक में 2 उदाहरण दी गई है और हम दूसरा उदाहरण बताने जा रहे हैं जो बेल्जियम। हम ये उदाहरण देख सकते हैं, बेल्जियम का उदाहरण है। यहाँ जो सबसे ऊपर में 59% डच लोग हैं और 40% फ्रेंच लोग हैं और ये ब्रुसेल्स दिख रहा है। हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये बेल्जियम है, यूरोप महादेश में ये बेल्जियम है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। और यहाँ जो 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और 40% बताइए कौन भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं? प्लीज कमेंट में इसका जवाब दीजिए। 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और 1%, लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी, यहाँ जो मेन मलाई जगह था, यहाँ 80% फ्रेंच लोग थे। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच लोग थे और 20% डच भाषा बोलने वाले लोग थे। और ये जो फ्रेंच लोग थे, आप देख सकते हैं कि जो मेन मलाई का जगह वो फ्रेंच लोग, ये काफी विकास, वो जनसंख्या में तो अधिक थे लेकिन उनका उतना विकास नहीं हुआ था जितना कि फ्रेंच लोगों का। ये काफी विकास, इनकी काफी डेवलपिंग थी और जिसके कारण कि ये 80% थे। जब सरकार बनने लगी तब या ऐसा हो सकता था कि ये जो डच लोग हैं या बोलेंगे कि हमारी 59% जनसंख्या है और
हमारे ज़्यादा लोग संसद में चुनकर आएंगे, ज़्यादा मंत्री बनेंगे, और यहाँ इनके कम है तो कम बनेंगे। जब सरकार बनने की टाइम आई 1970 से 73 में 1970 से 73 तक में बेल्जियम की व्यवस्था इतनी अच्छी रही कि यहाँ के लोगों ने प्रयास किया कि किसी को अलगाव प्रतीत ना हो और ना ही कोई अलग अपने आप को बेगाना महसूस करे, कि हमें नहीं कुछ पूछा जा रहा है, बेगानेपन का अनुभव नहीं हो। इसके लिए जब संविधान बनने जा रहा था तो यह बोला गया कि हमारे देश में सभी व्यक्ति एक ही समान भूमिका रहेगी। यहाँ तक कि जो ये जब संविधान बनी तो बनने जा रही थी तो सरकार बनने के लिए किसकी कितनी भूमिका रहेगी, उसके लिए सरकार के लिए पहला केंद्रीय सरकार के लिए केंद्रीय सरकार की जब बनने जा रही थी तब यह बोला गया कि 50% डच लोग होंगे और 50% फ्रेंच लोग होंगे, जबकि ऐसा भी युद्ध हो सकता था कि हम बहुसंख्यक हैं तो इसीलिए आप हमको 70% दीजिए, आप मात्र 30% होइए। लेकिन इतना अंतर होने के बावजूद यह 50% दोनों की, डच और फ्रेंच की दोनों की 50-50 मंत्री चुने गए, 50-50%। और जब ब्रुसेल्स का जब सरकार बनने जा रहा था, प्रांतीय ब्रुसेल्स का सरकार, तब बोला गया कि हमने तो इतना, मान लीजिए कि हमने इतना कुर्बानी दिया कि हमारा 50% बहुसंख्यक होने के बावजूद आपका 50% मंत्री चुन किया गया और 50% मेरा, तो वो जो ब्रुसेल्स की सरकार बनेगी तब इन्होंने कहा कि नहीं, ब्रुसेल्स की सरकार में भी जो प्रांतीय ब्रुसेल्स सरकार है उसमें 50% फ्रेंच और 50% डच भाषा बोलने वाले लोगों की समान भूमिका रहेगी। और यहाँ तक कि एक सामुदायिक सरकार की और भी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं सभी की प्रतिनिधि समान रहे। बेल्जियम में इतनी विविधता के बाद भी बेल्जियम काफी शांत रहा और यहाँ कोई गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सत्ता की साझेदारी को वैल्यू दिया गया। यहाँ के लोगों को प्रेरणा दिया गया कि यदि सत्ता की साझेदारी करोगे तो देश में काफी शांति की स्थिति उत्पन्न रहेगी। जब बेल्जियम में केंद्रीय सरकार और में डच और फ्रेंच भाषा दोनों ही समान भूमिका रही और ब्रुसेल्स की प्रांतीय सरकार में भी डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की समान भूमिका रही। इस प्रकार बेल्जियम में किसी भी प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं, यहाँ तक कि किसी प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न। आज हम बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में उदाहरण बताएं। अब भारत के प्रपक्ष में हम आपको हमने आपको दो उदाहरण बताया, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। श्रीलंका जो कि सत्ता के विभाजन का, फिर किस प्रकार समाज में विषमता होने के कारण समाज में काफी विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और सत्ता की साझेदारी का मैंने उदाहरण दिया बेल्जियम का। अब मैं आपको भारत के समक्ष बताने जा रही हूँ कि भारत में किस प्रकार की विषमता है, सामाजिक विषमता। पहला मैं आपको लिंग के आधार पर सामाजिक विषमता की बात करेंगे। जैसे लिंग में कौन होते हैं, मैं एक स्त्रीलिंग या तो एक महिला और एक पुरुष, इसे महिला भी। देखिए, अगर यदि हम लिंग के आधार पर
कार्यों का विभाजन कर देते हैं तो उसे लैंगिक विविधता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं का ही कार्य होता है भोजन बनाना और पुरुषों का काम होता है कि बाहर में घूमना। महिलाओं का काम है कि गृहस्थी जीवन जीना, चूल्हा चौकी करना, और पुरुषों का काम बाहर का है, वह घर में नहीं रहेंगे। आप ही बताइए, क्या महिलाओं का काम ही है खाना बनाना? क्या ईश्वर ने महिलाओं के लिए खाना बनाने का कोई सीट रिजर्व किया? ऐसा है क्या? यदि आप आंसर में जवाब बोलते हैं कि हाँ, तो जितने भी बड़े बड़े होटल है, भोज होते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पुरुषों द्वारा खाना बनाया जाता है और काफ़ी चटकारे मार के आप खाते हैं कि बड़ा टेस्टी खाना है। तो क्या पुरुष खाना नहीं बनाते हैं? तो ये जो कि पुरुष प्रधान पुरुष समाज है, जो महिलाओं पर यह थोप देते हैं कि ये सिर्फ कार्य लोग चटकारे मार के खाते हैं, और लेकिन यह बोलते हैं कि महिलाओं का ही काम है खाना बनाना, महिलाओं का ही काम है घर। आप देखिएगा, लोग बोलते हैं कि महिलाओं का काम सिलाई करना है, महिलाएं घर का काम खाना बनाना, गृहस्थी जीवन ये महिलाओं का काम है, सिलाई करना। आप अधिकांश दर्जी देखेंगे जो पुरुष लोग सिलाई कर रहे हैं। तो क्या ये वो पुरुष सिलाई नहीं कर सकते हैं? सबसे अच्छा वो वहाँ दर्जी है, सिलाई करते हैं, लोग सिलवाते हैं। लेकिन ये पुरुष समाज जो है, यह ड्यूटी महिलाओं पर थोपा गया है कि यही तुम्हारा तुम्हारा अधिकार है, इसी तुम्हें करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि मैंने एक कार्टून देखा जब, तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उस कार्टून में एक पुरुष और एक महिला है और उसकी गोद में एक बच्चा है, और उस बच्चे को भी मूंछ है और उसके पति को भी मूंछ है, और जो बच्चे का मूंछ है वो माँ के मुंह पर है कि और मुंह पे लगा हुआ है और बोल रहा है कि माँ तुम कुछ बोलना मत, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। और जो पति का मूंछ है वो औरत की आंख पर है कि तुम कुछ देखना मत, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। क्योंकि हमारे जो समाज में पुरुषों द्वारा महिलाओं को कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है कि यही काम तुम्हारा करना हुई है। अब 1919 में मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से महिलाओं को भारत में वोट देने के लिए इजाजत दी, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और उससे पहले 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहले इंग्लैंड में मिला क्योंकि उस समय जब 1919 में ब्रिटिश का ही शासन था भारत में। पहले 1918 में महिलाओं को इंग्लैंड में मिला, फिर 1919 में मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से भारत को मिला। फिर उसके बाद तीसरा में 1945 में, बताइए कमेंट करके बताइए, 1945 में कौन ऐसा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का इजाजत मिला कि आप वोट दे सकती हैं? तो फ्रांस में महिलाओं को 1945 में वोट देने के लिए यहाँ प्रारंभ किया गया कि यहाँ से 1945 से महिलाएं वोट, 1945 के लास्ट से यानी 1946 भी आप बोल सकते हैं, महिलाओं को वोट देने के लिए ये मिला। जहाँ तक कि आप जान सकते हैं कि आप जानते होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, फ्रांसीसी क्रांति में हिटलर जो थे उन्होंने यह कहा कि महिलाओं का सिर्फ मात्र एक काम है, बच्चे को, अच्छे नस्ल के बच्चों को पैदा करना, घर के कार्य करना, ना कि बाहर की उनकी कोई भूमिका है। महिलाओं को सिर्फ घर में रहना और जितना से जितना अधिक हो सके अच्छे नस्ल के बच्चों को जन्म देना। और यहाँ जहाँ तक कि आप देखिएगा कि अच्छे नस्ल की महिलाओं जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा यदि बच्चे जन्म देती थी तो उसे सिल्वर और गोल्ड अवार्ड हिटलर के द्वारा दिया जाता था। यही कारण है कि फ्रांस में काफी लेट 1945, सोच लीजिए कि उसी के बगल का देश इंग्लैंड है, यहाँ 1918 में ही महिलाओं को वोट देने की अधिकार मिला, लेकिन 1945 में फ्रांस में वोट देने का अधिकार मिला। ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे इसके बाद कि क्या महिलाएं काम नहीं करती है, लेकिन क्या महिलाएं काम नहीं करती है? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो गांव में जो महिलाएं 80% महिलाएं गांव में कृषि में कार्य करती है। यहाँ तक कि आप जब देखिएगा कि धान रोपाता है तो
धान रोपनी खोजा जाता है और महिलाएं धान रोपने का कार्य करती है। पुरुषों का मात्र एक काम होता है कि मोरी निकालना और धान काटने तक का काम भी महिलाएं ही करती है। इतना काफी भूमिका होने के कारण यहाँ तक कि महिलाओं को शिक्षा के यदि बोला जाए कि महिलाओं की शिक्षा की कितनी साक्षर के यदि प्रतिशत, तो महिलाएं काफी कम पढ़ी लिखी है। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं जो कि शिक्षा पढ़ना तक नहीं जानती, किताब तक पढ़ना नहीं जानती है। यदि महिलाओं का यदि शिक्षा में बोला जाता है कितनी वो पढ़ी लिखी है, कितनी साक्षर है, तो मात्र महिलाएं 65% साक्षर है। और यदि हम मेल यानी कि पुरुष का बात करें तो 82% पुरुष लोग पढ़े लिखे हैं। आप बताइए, जब ईश्वर ने दोनों को बराबर 50-50 दिया है तो इतना अंतर क्यों मैं पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कम पढ़ी लिखी है। आज के समाज में अधिकांश वर्ग जो यही सोच रखते हैं कि इनकी पढ़ाई छुड़ा दे, कैसे क्या करे कि ये पढ़ाई छोड़ दे और इनकी शादी विवाह करा दे। इनकी सिर्फ पढ़ाई इसीलिए करवाई जाती है कि उनकी शादी हो सके। यदि लड़की अनपढ़ लड़कियां से भी पढ़ना, यदि शादी करना प्रारंभ कर दें तो पता चलेगा कि माँ बाप उस लड़की को उतना भी 10th इंटर तक भी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों कि जो माँ बाप के पास संसाधन होता है, मान लीजिए कि माँ बाप के पास यदि 10 रुपया है तो वह अधिकांश वह यही चाहते हैं कि अपने बेटे को पढ़ाने में 8 रुपये यानी कि आधा से अधिक पैसा उसमें खर्च करे और 2 रुपया यानी कि लड़कियों में काफी इसमें कम खर्च करें, जिसके कारण कि महिलाओं को लोगों के द्वारा ना पढ़ने की प्रोत्साहन की जाती है। इनफैक्ट उसके पैर पीछे खींचे जाते हैं कि इसे शादी करा दो, इसकी एज हो गई है। और इन सभी चीजों को लड़कियों को काफी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लड़की काफी भेदभाव बचपन से ही इस स्थिति में देखती है। इसीलिए सरकार इनकी हिस्सेदारी को बांटने के लिए उन्हें आरक्षण देने का प्रावधान करती है। क्योंकि जब भगवान ने महिला और पुरुष दोनों समान बनाया, तो ऐसा क्यों कि कुछ नौकरी में सिर्फ पुरुष ही हो, महिला काफी कम मात्रा में। अगर हम नहीं कर यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो क्या महिला बिल्कुल नहीं उठेगी? वो एक न एक दिन जरूर जागेगी और अपने अधिकारों की मांग करेगी और वह उपेक्षित एक न एक दिन महिलाएं जरूर उठेगी कि हमारे अधिकार, जब 50% दोनों की जनसंख्या है तो क्यों हमें नौकरी में इतना कम भूमिका क्यों? मान लीजिए ये जो लोकसभा में आप देखिए तो महिलाओं की भूमिका काफी कम है। जहाँ की बोला जाता है कि कोई भी कानून बन के जहाँ से आता है, वहाँ लोकसभा में मात्र महिलाओं की भूमिका 14% है। महिलाओं की भूमिका मात्र 40% है और राज्यसभा में महिलाओं की भूमिका मात्र 10% है। एक बात बताइए आप कि यदि लोकसभा में यदि मात्र 14% महिलाएं ही चुनकर आई है और बाद बाकी सभी पुरुष हैं, तो लोकसभा में महिलाओं की आवाज को कौन उठाएगा? जब कोई महिलाएं जीतकर सांसद बनकर यदि जब लोकसभा में जाती है तो वह महिलाओं की स्थिति को जानते हुए महिलाओं के प्रति वो आवाज उठाएगी कि नहीं, महिलाओं को ये चीज होनी चाहिए, ये चीज। और महिलाओं की इतनी कम भूमिका, यहाँ तक कि राज्यसभा में तो आप देख सकते हैं कि मात्र 10% है। इसी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2023 में इसी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2023 में 106वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में
और राज्यसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिला, जिससे कि महिलाएं 33% तो चुनकर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जो आरक्षित जगह नहीं है वहां से भी महिलाएं चुनकर जाएगी। इतना ही मान लीजिए कि 33% ही पर्याप्त नहीं, लेकिन ये जो 33% है इसमें सिर्फ महिलाएं ही रहेगी। ये महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह किया कि महिलाओं की भी सत्ता की साझेदारी, जो सत्ता में जो पावर है महिलाओं की भी उतनी ही पावर है जितना पुरुषों की है, ना कि इसमें काफी विषमताएं रहे कि महिलाएं 14% है और बाद बाकी पुरुष है, तो इससे सत्ता की समान साझेदारी नहीं है और इसके कारण एक ना एक दिन देश में ऐसी स्थिति हो सकती है कि महिलाएं उसे विद्रोह करेगी और काफी देश में समस्याएं देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि आप बिहार में देखिएगा, बिहार सरकार ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया कि अब पंचायत में जो महिलाएं 50% होगी, जो कि सरपंच, पंच और काफी भूमिकाएं होंगी, लेकिन कुछ जो पुरुष प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं कहते हैं कि बेकार में ही महिलाओं को इतनी आरक्षण दी गई है, किस काम का वैसा आरक्षण, क्योंकि जो चुन के आते हैं, जो मुखिया बनते हैं, वो तो औरत घर में रहती है, सभी काम उसके पति द्वारा किया जाता है, तो किस काम का वो ये, लेकिन ये लोगों के द्वारा बोला जाता है, उससे बढ़िया तो उसके पति को ही मुखिया चुना जाता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको डायरेक्टली बोलते हैं सीएम बना देते हैं और बोलते हैं कि आप चलाइए, तो उस दिन आप सोचिएगा कि किसको डांटना है, डीएम को डांटना है कि सीओ को डांटना है, थोड़ा आपके अंदर डरिएगा, जो कि चेतना जागृत नहीं हुई होगी। लेकिन कुछ दिन आपको पता चलेगा कि डीएम तो मुझसे डर रहा है, तो इसको डांटना चाहिए। उसके कारण धीरे 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 महिलाएं थी चेतना जागृत हो जाती है और वही महिलाओं के साथ भी वही स्थिति है कि आज महिलाओं को आरक्षण देने से महिलाएं चुनकर आती है, जिसके कारण कि उनके मनोबल रहता है कि हम मुखिया हैं, हमारे हस्ताक्षर से ही सारे काम हो रहे हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए जो महिलाएं मुखिया के रूप में चुन के आती है, तो उसके हस्ताक्षर के बिना काम नहीं, उसके मनोबल काफी मजबूत होता है, तो जिसके कारण कि उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी भी भागीदारी है इस देश में। ठीक उसी तरह जिस प्रकार इस आपको सीएम बनने के लिए जो चेतना जागृत करना पड़ेगा, उसी तरह महिलाओं को धीरे धीरे एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो महिलाएं अपने दायित्व को, अपनी चीजों को समझेगी और वो ना कि कोई अपने पति द्वारा पंचायत के हर कार्य को वो करवाएगी, वो खुद उस चीजों के लिए जागृत हो जाएगी कि हमें और पुरुषों को सत्ता का समान बंटवारा, जैसे कि ना कि सिर्फ सत्ता की जो मुख्य भूमिका हो सिर्फ पुरुषों का हो, महिलाओं का भी उतना हो। इसीलिए सरकार द्वारा आरक्षण दी जाती है कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा तीनों में महिलाओं की जितना पुरुष जनसंख्या हो उतना ही महिलाएं हो। क्यों कि यदि ऐसा नहीं होगा तो एक ना एक दिन जरूर ऐसी स्थिति आएगी कि देश में काफी महिलाओं द्वारा विरोध किया जाएगा। कम क्यों, तो इसी को बढ़ाने के लिए सरकार आरक्षण देती है और इसे सत्ता का साझेदारी, सत्ता को समान समान सभी वर्गों में विभाजन कर देना, उसे सत्ता का साझेदारी। आज मैंने सामाजिक विषमता में पहला लिंग के बारे में पढ़ा। मैं अगली कक्षा में मैं आपको सामाजिक विषमता में धर्म, जाति और भाषा पढ़ेंगे।